हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग लेकर आया हूं। और मेरे यूट्यूब चैनल आनंद क्लासेस पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप लोग आज जो है पावर शेयरिंग के बारे में जानेंगे कि पहला चैप्टर ये जो सिविक्स का पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, जिसमें हम लोग दो अलग अलग देशों के बारे में बेल्जियम और श्रीलंका का चर्चा करेंगे। उसके बाद इन दोनों के बीच में इस चैप्टर में जो भी चीज़ दिया हुआ है उसके बारे में जानकारी लेंगे कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग करके गवर्नमेंट और देश को कैसे बचाया, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। श्रीलंका में भी सेम इसी तरह की स्टोरी को हम लोग जो है चर्चा करेंगे कि श्रीलंका में जो पावर शेयरिंग करके गवर्नमेंट और वहाँ की कंट्री को कैसे बचाया गया, वहाँ के लोगों को कैसे बचाया गया, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेल्जियम का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद श्रीलंका का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं कि पावर शेयरिंग क्या होता है। तो आप लोग को मैं बता दूं कि पावर शेयरिंग का मतलब हो जाता है क्या कि पावर को बांट लेना, यानी शक्ति को बांट लेना। जैसे कि कोई भी सरकार है, यदि दो या दो से ज़्यादा पार्टी मिल करके यदि सरकार चला रही है तो आप सभी जानते हैं कि इसका मतलब है कि पावर को बांटा गया, यानी कि सत्ता को बांट दिया गया, ठीक है। और उस टाइप से सरकार चला रही है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि अभी बिहार में ही जो सरकार चल रही है तो वो सिर्फ एक ही पार्टी की सरकार नहीं है, उसमें जो है दो या दो से ज़्यादा पार्टी मिल करके बिहार की सरकार चला रही है। तो ऐसे ही हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में कि पावर शेयरिंग क्या होता है, यानी सत्ता को बांट करके हम दो तीन पार्टी मिल करके, जो दो तीन समुदाय, दो तीन कम्युनिटी मिल करके यदि हम सरकार चला रहे हैं या गवर्नमेंट को जो है चला रहे हैं तो उसे हम कहते हैं पावर शेयरिंग, ठीक है। तो आप लोग को यदि इसमें कोई भी डाउट है तो एक और सिंपल तरीके से हम लोग जान सकते हैं कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके, यानी कि दो तीन पार्टी में मिल करके जो है अलग अलग मेंबर्स उससे ले करके तब गवर्नमेंट को यदि हम चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, उस देश को चलाते हैं, तो उसे हम कहते हैं पावर शेयरिंग। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और पहला हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेल्जियम का। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है और यह देश इतना छोटा है कि आप तुलना कर सकते हैं कि हरियाणा जो इंडिया का एक स्टेट है उसकी जितनी भी क्षेत्रफल नहीं है ना, उतनी जितनी क्षेत्रफल है उतना भी बेल्जियम का क्षेत्रफल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि एक हरियाणा के बराबर कह सकते हैं जो है बेल्जियम एक छोटा सा देश है यूरोप का। उसके बाद बेल्जियम का जहाँ तक जनसंख्या यानी पॉपुलेशन का बात करें तो हरियाणा के तुलना के ही बराबर हम कह सकते हैं। हरियाणा की तो अब बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन हम बेल्जियम का कह सकते हैं कि 1 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 करोड़ के आसपास हम कह सकते हैं इसकी बेल्जियम की यहाँ की पॉपुलेशन है। तो यदि इसके नक्शे पर हम देखें तो इसका नक्शा इस टाइप से होगा। और ये जो है बेल्जियम का नक्शा आप देख सकते हैं कि ये जो है 2 पार्ट में बटा हुआ है। बेल्जियम का सबसे पहले कुछ पड़ोसी देशों यानी नेबर कंट्री के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बेल्जियम के जो कुछ पड़ोसी देश हैं वो है फ्रांस, जो कि इस साइड में है, आप देख सकते हैं फ्रांस यहाँ होगा। और उसके बाद इधर जो है, इधर आपको जो है जर्मनी हो जाता है, इधर जर्मनी, ठीक है। और इस पार्ट में जो नॉर्थ जो है पार्ट में है, नॉर्थ दिशा में है बेल्जियम का, वो नीदरलैंड है। नीदरलैंड वो भी एक छोटा सा देश है। तो हम यदि इसका बेल्जियम का यदि हम डिस्कस करें कि यहाँ का जो कम्युनिटी है, यहाँ का जो सोसाइटी है, उसका इथनिक कंपोजिशन क्या है। इथनिक कंपोजिशन का जब यहाँ पे एक न्यू वर्ड यूज हुआ है इथनिक, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इथनिक क्या होता है। इथनिक वर्ड
का मतलब क्या होता है और एथनिक कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग एथनिक वर्ड पर कुछ डिस्कस करते हैं कि एथनिक है क्या। तो एक बात आप लोग जानिए कि कोई भी सोसाइटी में यदि एक ही जो है कल्चर लेकर के, एक ही बोली भाषा बोल करके, और उनका जो पूर्वज है वो सब का एक ही है, तो इस तरह के जो है कम्युनिटी को, इस तरह के जो समुदाय को हम कह सकते हैं इथनिक, यानी कि जातीय। जातीय का शब्द का अर्थ होता है कि यदि एक ही भाषा बोलने वाले, सभी के पूर्वज एक ही हो, और सभी की जो है कल्चर, सभी का जो है सभ्यता संस्कृति जो हम कह सकते हैं, सभी का जो रहन सहन है सभी वो एक ही हो, उसको हम कह सकते हैं इथनिक कंपोजिशन। तो इथनिक कंपोजिशन पर जब चलें तो बेल्जियम जो है का इथनिक कंपोजिशन जो है, इस नक्शे में मैं आपको समझाता हूँ कि आप देख सकते हैं कि इस नक्शे में इस पार्ट जो है, ये जो पार्ट है आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट है वो फ्लेमिश रीजन कहलाता है, फ्लेमिश एरिया कहलाता है, जबकि ये एरिया जो है वो वलोन क्षेत्र में आते हैं। वलोन क्षेत्र यानी वलोन एरिया कहलाते हैं। तो इसके दो पार्ट किए गए हैं, फ्लेमिश एंड वैलून। तो फ्लेमिश जो एरिया के लोग थे वो जो है 59% लोग फ्लेमिश एरिया में रहते थे, जबकि वैलून यानी वलोनिया एरिया में वो 40% लोग रहते थे। ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करें तो जर्मन जो है, यानी जर्मनी किससे जो लोग कुछ आकर के यहाँ पे बसे हुए थे, जर्मन लोग जो थे वो इस भाग में था। और ये आप देख सकते हैं कि इससे सटा हुआ जर्मनी एक कंट्री भी है। तो यहाँ के कुछ लोग इसमें इस पार्ट में जाकर के बसा हुआ था। तो ये जो है 1% यानी कि 1% था जो कि जर्मन लैंग्वेज का यूज करते थे। तो फ्लेमिश एरिया के लोग जो है वो डच बोलते थे। फ्लेमिश एरिया के जो लोग थे वो डच बोलते थे। वलोनिया एरिया के जो लोग थे वो फ्रेंच बोलते थे। तो हम देख सकते हैं कि फ्लेमिश एरिया के जो लोग थे वो डच बोलते थे, और वलोनिया यानी ये एरिया के लोग, इस एरिया के लोग जो थे वो फ्रेंच बोलते थे। तो इन दोनों के बीच, इन दोनों कम्युनिटी के बीच में यहाँ पे काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हुआ, और कई कंटिन्यू कहा जाता है कि 1970 से लेकर के 1970 टू 1993 ये तक इतना के बीच में बहुत कुछ हुआ इस देश में, बेल्जियम में। जो इन दोनों के बीच में काफ़ी जो है मतभेद चला लगभग 20-25 सालों तक, और वहाँ की गवर्नमेंट बहुत मुश्किल से बाद में बचाई गई कि दूसरा जो है मॉडल बना करके। तो सबसे पहले तो हम लोग और डिस्कस करते हैं कि फ्लेमिश एरिया के जो लोग थे वो डच बोलते थे 59%, और वलोनिया एरिया जो थे उस एरिया के लोग फ्रेंच बोलते थे 40%। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि, और 1% जर्मन थे। तो फ्लेमिश जो पीपुल थे और वलोनिया पीपुल जो थे, जो कि डच बोलते थे और फ्रेंच बोलते थे, तो इन दोनों के बीच में वहाँ पे कंटिन्यू कई सालों तक जो है कन्फ्लिक्टिंग रहा, दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेट हुआ, दोनों के बीच में जो है काफ़ी कुछ हुआ, मतभेद हुआ। और वहाँ के जो सबसे ज़्यादा जो फ्लेमिश एरिया के लोग थे जो कि 59% थे, और 59% लोग जो डच बोलते थे, वहाँ का गवर्नमेंट वहीं चलाता था। और वहाँ के जो माइनॉरिटी में था, जो कि अल्पसंख्यक जिसको हम कह सकते हैं, जिसकी संख्या कम थी वलोनिया क्षेत्र में, जो कि फ्रेंच बोलते थे, उसको गवर्नमेंट का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता था। और उसे जो है, जो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ थी, जैसे हॉस्पिटल हो गया या स्कूल हो गया या गवर्नमेंट जॉब हो गया, इसमें काफ़ी कुछ जो है उसको डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ता था। तो ये दोनों के बीच में काफ़ी कुछ कई सालों तक चला। तो इथनिक कंपोजिशन जहाँ तक बात कर लें
तो इथनिक कंपोजिशन हम बता चुके हैं कि फ्लेमिश एरिया के जो लोग थे, ऊपर आप देख सकते हैं ये पार्ट जो बेल्जियम के थे वो फ्लेमिश एरिया के थे, और फ्लेमिश एरिया के जो लोग थे वो डच लैंग्वेज का यूज करते थे, और नीचे जो वैलून है, वलोनिया जो एरिया के लोग थे वो फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते, जो 40% था। इन्हीं दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में वहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग होगा, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, और ये कई सालों तक दोनों के बीच में ये झगड़ा चलता रहा। तो और ये हम जानबे करते हैं कि ये जो ऑब्वियसली ऐसा होगा, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जो है यदि अकेले कोई भी एक कम्युनिटी चलाता है तो दूसरे कम्युनिटीज़ को वो चाहता है कि जो है मैंने इसको कोई भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ नहीं मिले। तो एक तरह से ये भी दोनों का सोच वलोनिया का जो अपोज लगाना था कि नहीं जो है हम यहाँ पे हमें भी कुछ ऐसा मिलना चाहिए गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, यहाँ के जो मेंबर में हमें भी कुछ जो है पार्ट मिलना चाहिए, जिससे कि हमारे जो समुदाय, हमारे जो कम्युनिटी है वो भी जो है इक्वली इस बेल्जियम कंट्री में पार्टिसिपेट कर सके, गवर्नमेंट में जो हमारा भी जो है भागीदारी हो। तो इन दोनों के बीच में कई सालों तक चला, और आप सभी जानते हैं कि ये 1970 से लेकर 1993 तक कंटिन्यू जो है 4 बार वहाँ के संविधान में, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है संशोधन करने का कोशिश किया गया। गवर्नमेंट वहाँ की जो है जो चाहती थी किसी तरह से कंट्री जो है हमारा बच जाए, क्योंकि दोनों अलग अलग कम्युनिटीज इस बात पे भी अड़ गए थे कि हम लोगों को अलग अलग एरिया कर दिया जाए और हम लोग अलग अलग क्या करेंगे जो है अलग अलग गवर्नमेंट यहाँ पे चलाएंगे और अलग अलग हम लोग जो है शासन करेंगे, अलग अलग तरह से इस देश को चलाएंगे। तो इस तरह से जो है बेल्जियम का 2 पार्ट हो जाता, और बेल्जियम जो है एक तरह से हम कहें तो ये कंट्री जो है वो बढ़ जाता। तो इस तरह से वहाँ की गवर्नमेंट कितनी समझदारी से वहाँ पे जो है इस चीज़ को संभाले रखा और बाद में जो है इसका सॉल्यूशन निकाला। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इस मैप में इन दोनों कंट्री के 2 पार्ट जो हैं, इस कंट्री के जो 2 पार्ट के होने वाले थे, तो बेल्जियम जो है किसी तरह से इसको संभाला। तो इथनिक कंपोजिशन को किस तरह से वहाँ का सॉल्यूशन निकाला वहाँ की गवर्नमेंट, तो हम लोग जो है इसके 2 पार्ट हम लोग इस वीडियो के इस चैप्टर के 2 वीडियो बनाने वाले हैं। तो दूसरे वीडियो में हम जो है बताएंगे कि वहाँ पे बेल्जियम मॉडल ला करके कैसे वहाँ की जो है गवर्नमेंट को बचाई गई और वहाँ के जो है किसी तरह से वहाँ के कंट्री को एक यूनिटी में, एक तरह की एकता में बनाए रखा और लोगों को भी अलग अलग होने नहीं दिया। अब कुछ डिस्कस कर लेते हैं हम श्रीलंका का। श्रीलंका इस चैप्टर में 2 अलग अलग कंट्री के बारे में बताया गया है कि पावर शेयरिंग करके वहाँ की गवर्नमेंट कैसे जो है चलाई गई। और दूसरा जो है पावर शेयरिंग, आप लोग पहले हम बता चुके हैं कि पावर शेयरिंग क्या होता है। पावर शेयरिंग का मतलब हो जाता है कि जो है गवर्नमेंट में अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग पार्टी का जो है मेंबर एकजुट होकर के जो है उस गवर्नमेंट को चलाना, सरकार को चलाना, उसको हम कहते हैं पावर शेयरिंग। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यदि मेरे आप चैनल पर नए नए आए हैं तो आप अभी ये क्लास आनंद क्लासेस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। प्लीज़ आप मेरे चैनल आनंद क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल्स आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो डिस्कस करने वाले हैं हम श्रीलंका का। श्रीलंका जो कि एक द्वीप समूह है और हम भी जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि ये भारत के दक्षिण क्षेत्र में ये पड़ोसी देश है श्रीलंका। श्रीलंका का डिस्कस करें तो यहाँ पे भी जो है बेल्जियम के तरह ही जो है यहाँ पे भी कन्फ्लिक्टिंग हुआ 2 अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये श्रीलंका का मैप है और इस श्रीलंका में आप देख सकते हैं कि इस एरिया में ये जो एरिया दिया गया है इतने बड़े क्षेत्र में सिंगला कम्युनिटी रहता था और सिंगला जो है वो सिंगलीज लैंग्वेज का यूज करता था। आप देख सकते हैं कि इसमें 74% वहाँ के
जो ये कम्युनिटी थे 74% जो कि सिंगलिश लैंग्वेज का यूज करते थे, और दूसरा जो कम्युनिटी था वो था तमिल। तो तमिल में भी दो अलग अलग पार्ट किया हुआ था। जो इंडियन तमिल थे वो 6% में थे, जो कि इंडिया के जो सिटीजन थे, जो कि इंडिया के जो लोग थे जो वहाँ जा कर के सिटीजनशिप प्राप्त करके वहाँ रहने लगे थे, वो था इंडिया का, है ना, इंडियन था वो 6%। उसके बाद श्रीलंकन तमिल था जो कि श्रीलंका के थे और वो तमिल लैंग्वेज बोलते थे, तो यहाँ पे वो भी 13% था। और क्रिश्चियन जो है वो 7% था। उसके बाद 1% में वहाँ बौद्धिज्म भी है, और हम लोग जानते आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़े से एरिया में श्रीलंका का वो सिंगलिश बोलने वाले लोग थे, और सिंगलिश लैंग्वेज जो यूज करते थे उनका ज़्यादा मेजॉरिटी था, क्योंकि स्वाभाविक सी है कि किसी भी कंट्री में जिस कम्युनिटी का सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी हो तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है ज़्यादातर उसी पर चलती है। तो सिंगलिश जो बोलने वाले लोग थे वो सबसे ज़्यादा थे 74%, इसीलिए वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसमें सबसे ज़्यादा मेंबर सिंगलिश के थे। और सिंगलिश ज़्यादा होने के कारण वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो सिंगलिश पर ही चलता था, यानी सिंगला कम्युनिटी पर ही चलता था। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं छोटा सा माइनॉरिटी जो था वो था क्या, तमिल, देख सकते हैं। और ये जो छोटे छोटे एरिया देख रहे हैं आप वो इंडियन तमिल, इसमें बीच श्रीलंका में बसा हुआ था। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसमें ज़्यादा मेंबरशिप सिंगलिश था, और इसीलिए उसको जो है क्या कर दिया गया, तो सिंगलिश को वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, जो कि कोई भी ऑफिस में जो यूज होता है। एक तरह से हम कहें तो पूरा ऑल ओवर श्रीलंका में सिंगलिश लैंग्वेज का ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दिया गया। तो इस टाइप से ये जो है तमिल और सिंगलिश में दोनों के बीच में जो है मतभेद हो गया, और ये कंटिन्यू चलते रहा। और इसका रिजल्ट भी हम इसमें देखते हैं। तो इसमें हम देखते आ रहे हैं कि उस वहाँ पे श्रीलंका में सिविल वॉर तक, जो है सिविल वॉर तक जिसे हम कहते हैं गृह युद्ध, वहाँ तक ये जो है प्रॉब्लम चला गया, और दोनों के बीच में जो है सिविल वॉर तक हो गया। तो ये आप देखते हैं कि श्रीलंका में भी इस तरह से पावर शेयरिंग करके जो वहाँ के जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। वहाँ भी जो है सिंगलिश और तमिल, इन दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्टिंग हो गया, दोनों के बीच में जो झगड़े उत्पन्न हो गए। तो यहाँ बेल्जियम के तरह भी श्रीलंका में भी वही सिस्टम था कि सिंगलिश ज़्यादा मेंबर होने के कारण गवर्नमेंट में वहाँ के जो तमिल बोलने वाले लोग थे उसको ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिलता था, गवर्नमेंट जॉब में भी उतना प्लेसमेंट नहीं मिलता था। तो इस टाइप से श्रीलंका और बेल्जियम दोनों में पावर शेयरिंग करके गवर्नमेंट को बचाया, कंट्री को बचाने का कोशिश किया गया, और दोनों का सॉल्यूशन निकाला। तो आज मैं इस वीडियो में इतना ही जो है बताना चाहता हूँ, और इसके दूसरे पार्ट में आपको मैं बताऊंगा कि बेल्जियम में जो है इस इथनिक कंपोजिशन और ये झगड़े जो दोनों में उत्पन्न हुए फ्लेमिश और वलोनिया एरिया के जो लोगों में, तो इसका रिजल्ट क्या निकला और दोनों का सॉल्यूशन कैसे किया गया, और श्रीलंका में भी सिंगलिश और तमिल के बीच में जो मतभेद हुआ और इसका रिजल्ट क्या निकला। तो ये दोनों के बीच में जो है किस तरह से आगे जा कर के सॉल्यूशन निकाला गया, हम लोग दूसरे वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, आप कमेंट्स की ज़रूर करें कि जो है मेरा जो है सर आप जो पढ़ाते हैं हमको समझ में आता है या प्रॉब्लम सर यहाँ पे है, तो आप ज़रूर जो है आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों के से जोड़िए, और आप भी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल्स आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो इस तरह से मैं
हर एक सब्जेक्ट का वीडियो बना करके 1 पार्ट 2 पार्ट अपलोड करूँगा, तो आप जो है ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी नहीं होगा और जो है आप अच्छे तरह से समझ भी पाएंगे। तो आपको आज के लिए जो है इस चैप्टर में इतना ही। दूसरा पार्ट में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।